नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर घोस्ट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जिसका नाम प्रेतनी से प्रेम है। यार, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि आप में से बस 34.9% लोग ही कहानी सुनने के बाद सब्सक्राइब करते हैं और लगभग 65.1% लोग कहानी तो पूरी सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चिप्स और पॉपकॉर्न हाथ में लीजिए, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर मोड़ पर रोमांच और सस्पेंस आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो? तो आइए डूब जाते हैं इस कहानी की गहराइयों में। चलिए, कहानी करण। यार राज, तू दुबला लग रहा है आर्मी। स्कूल में होते हुए भी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? राज, नहीं तो मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। करण की बात को ध्यान ना देते हुए राज खाना खाकर सो गया। तुम भी सो जाओ करण, सुबह दौड़ने भी तो जाना है। सुबह 3 बजे राज उठकर फ्रेश वैग्रह होकर चला गया। करण सोच में पड़ गया कि वो सुबह 5 बजे भी जा सकता था और ऐसे रोज जाता है जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। सुबह का वक्त, ठंड का मौसम, घना कोहरा और अंधकार। राज दौड़ते हुए गांव के एक पुल के पास पहुंचा। रुककर इधर उधर देखने लगा, मानो उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही हों। तभी पीछे से कंधे में हाथ रखते हुए अनामिका बोली, क्यों राज बाबू, मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? राज झटके से पलटते हुए, उफ अनामिका, तुमने मुझे डरा ही दिया। अनामिका हंसते हुए, इतने में डर गए राज बाबू? गांव में आए हुए 2 महीने हो गए हैं आपको और अभी भी इस जगह को और मुझे जान नहीं पाए। राज अनामिका को अपनी बाहों में खींचते हुए, अभी और जानना चाहता हूं। अनामिका शर्माते हुए, अच्छा किसे? राज, तुम्हें और किसे तुम्हें अपना जो बनाना है। अनामिका शर्माते हुए भाग गई और जाते जाते, मुझे तो नहीं जान पाओगे राज बाबू, कल मिलेंगे। राज अनामिका को, अरे रुको तो, रोज भाग जाती हो तुम यार, चिल्लाते हुए, अच्छा कल मिलते हैं, कहकर अपनी रनिंग पूरी करके वापस हॉस्टल आया। उसे आते आते ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। रास्ते में उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। जब से वह पुलिया गांव आया था ट्रेनिंग के लिए, तभी से हर वक्त ऐसा एहसास होता जैसे कोई हर पल उसके साथ है। जब वो चल रहा होता है, ऐसा लगता जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। और वो दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था, पर वो इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा था। पूरा दिन पढ़ाई और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो और करण खाना खाकर रूम में आए। करण, यार तुझसे एक बात पूछनी थी। तूने ध्यान दिया है खुद पर? तू काफी दुबला होता जा रहा है। यहां पर ट्रेनिंग के लिए आए लड़के हट्टे कट्टे होते जा रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता हमें एक बार डॉक्टर से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए? राज चिढ़कर, फिर वही बात यार, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, स्वस्थ हूं, बस थोड़ी सा कमजोरी महसूस कर रहा हूं। काफी दिनों से, बस वही वजह होगी। तू सो जा और मुझसे दोबारा ये बात नहीं करना। करण राज के लिए फिक्रमंद था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अपने दोस्त के बदले हुए बर्ताव को वो भांप सकता था। उसने सोचा, अगली सुबह वो राज के पीछे जाएगा और देखेगा कि वो कहां जाता है। उसी रात 1 बजे राज की नींद अचानक एक आवाज से खुली। वो उठकर सुनने की कोशिश करने लगा कि आवाज कहां से आ रही है। उसने करण को उठाने की कोशिश की। राज, अबे करण उठना यार, कुछ आवाजें आ रही हैं बाहर से। करण, सोने दे यार, मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। राज अकेले बाहर की ओर गया। आवाजें बाथरूम से आ रही थीं और किसी औरत के रोने की आवाजें थीं जो सिसक सिसक कर रो रही थी। राज बिना डरे बाथरूम के अंदर जाकर बोला, कौन है वहां? कोई है क्या? उसने देखा एक औरत एक कोने में लंबे लंबे खुले बालों से चेहरा छिपाए रो रही है। उसके पास जाकर, राज, कौन हो तुम? रो क्यों रही हो? राज हिम्मत करके उसे छूने ही वाला था कि पीछे से चौकीदार ने कहा, क्या कर रहे हो यहां और किसे बुला रहे थे? राज, आप देखिए ना, यह औरत रो रही है। इतना कहते ही राज ने नीचे देखा
तो वहां कोई भी नहीं था। राज हैरानी से, अरे कहां गई वो औरत? अभी तो यही थी, मैंने उसे देखा था। चौकीदार, कोई नहीं है यहां बचवा, तुम जाके सोई जाओ, इतने रात में बेवजह ना उठा करो। राज, चौकीदार की बात सुनकर वो चला तो गया, पर उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो सोच रहा था, जो अभी देखा वो सच था या मेरा वहम। उसे उस रात ठीक से नींद नहीं आई। वो बार बार जो बाथरूम में हुआ उसके बारे में सोच रहा था। फिर रात के 3 बजे अलार्म बजा। राज चुपके से उठा और फ्रेश होकर रेडी हो गया। करण की भी नींद खुल गई थी। वो आंख बंद कर राज के जाने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसका पीछा कर सके। राज निकलकर चला गया, करण भी उसके पीछे गया। राज फिर उस गांव के पुल के पास खड़ा हो गया। करण दूर पेड़ के पीछे छिपके देखने लगा। करण ये यहां पुल के पास आकर क्यों खड़ा हो गया है? तभी एक सुंदर सी लड़की, लंबे केश, सुंदर नैन नक्श, आकर्षित कर देने वाला बदन, खूबसूरत सी साड़ी पहने हुए गांव के जंगल से आई। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई परी धरती पर आ रही हो, दुल्हन की तरह सजी हुई। करण, कितनी खूबसूरत लड़की है यार, मुझे मिल जाए तो मैं यही शादी कर लूं, पर किस्मत तो मेरे यार की अच्छी है। ऐसा कहकर वो वापस चला गया। राज, आज तुम लेट हो मेरी जान, मैं एकदम टाइम पर हूं। अनामिका, हाँ जी, तो क्या हुआ? रोज तो मैं आती हूं ना, तुम तो सिर्फ आज ही आए हो। दोनों हाथों में हाथ डाले हुए बात करते करते जंगल की ओर चले गए। कुछ समय बाद 3:45 चुके थे। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में खोए हुए थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी अनामिका उठ खड़ी हुई, मानो उसे बहुत जल्दी हो जाने की। राज उसका हाथ पकड़ते हुए, रोज तुम क्यों इतनी जल्दी चली जाती हो? आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अनामिका, छोड़ो ना, जाने दो ना, मुझे काम है बहुत, और यहां किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो। ऐसा कहकर वो जाने लगी। राज, ठीक है बाबा, जाओ, पर कल लेट मत करना आने में। ऐसा कहते हुए वो वापस आ गया। हॉस्टल। राज के रूम पहुंचने पर करण उसे बताना चाहता कि उसे अनामिका और राज के बारे में पता है, पर उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। जल्दी से राज और करण रेडी हुए। आज उनका फिजिकल टेस्ट होने वाला था, जिसमें वजन, कोई बीमारी वगैरह जांच होने वाली थी। 4 से 5 लड़कों के बाद राज की बारी आई। राज वेट मशीन पर खड़ा हुआ। उसका वेट देखकर वहां बैठे फिजिशियन हैरानी में थे। उन्होंने कहा, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर आपका वजन आर्मी ऑफिसर बनने के लिए बहुत कम है। राज का वजन 52 किलोग्राम हो चुका है। राज ने भी गौर किया कि पहले वजन 80 प्लस था और अब इतना कम। राज बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था। यह क्या हो गया? राज ने देखा, लाइन में लगे हुए सारे लड़के उससे मोटे हैं, हेल्दी है, एक राज ही सबसे कमजोर लग रहा है। राज समझ नहीं पा रहा था। इतने में करण आया। करण, तुम्हें अब यकीन हुआ? तुम्हें अपने हेल्थ की ओर ध्यान देना चाहिए दोस्त। राज, हां, तुम ठीक कह रहे हो यार, मैं अपने हेल्थ पर और अच्छी तरह ध्यान दूंगा। उसी रात। नमस्ते गोस्ट आर्मी परिवार, मैं आपको यह बताते हुए बहुत उत्साहित हूं कि अब आप हमारे चैनल की मेंबरशिप बहुत ही किफ़ायती कीमत पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर बनने से आपको एक्सक्लूसिव फायदे मिलेंगे, जैसे केवल मेंबर्स के लिए कंटेंट, नए वीडियोस का पहले एक्सेस, लॉयल्टी बैज और भी बहुत कुछ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मेंबरशिप से जुड़कर आप मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही यह हमारे समुदाय का हिस्सा बनने और अपना प्यार दिखाने का एक बेहतरीन तरीका है। वीडियो के नीचे या चैनल पेज पर दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सभी फायदे देखें और आज ही मेंबर बने। इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह बने रहें शानदार मिस्टर गोस्ट। उस रात खाने के बाद करण और राज दोनों अपने रूम में आए। फिर राज, करण, तुझे एक बात बतानी थी। करण हंसते हुए, कौन सी बात? राज, यार कल रात वाली बात। करण, कल रात? क्या? राज, अबे मैंने कुछ डरावनी आवाजें सुनी थी। करण, हाँ, तूने मुझे उठाया भी था, बता क्या हुआ? मैं तो गहरी नींद में था भाई, इसीलिए उठा नहीं। राज, कल रात बाथरूम से किसी औरत के रोने की आवाजें आ रही थी और मैंने किसी औरत को बाथरूम में देखा भी, और जब से यहां आया हूं
तब से मैं उस औरत को देखता हूं, कभी छत पर कभी बालकनी पर, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ है हर पल, हर वक्त। कोई मुझे देख रहा है। मैं महसूस कर सकता हूं उस चीज को। करण डर से, ये क्या बोल रहा है तू? और ये सब मुझे तू आज बता रहा है? कौन है वो औरत? राज, पता नहीं यार, मैंने उसे देखा था, पर वो फिर अचानक ही कहीं गायब हो गई। शायद मेरा वहम होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा मुझे। करण, मैं तुझे एक बात बोलूं, तू गुस्सा मत करना। मुझे लगता है तेरे पीछे कोई पड़ा है, कोई बुरा साया। राज गुस्से से, क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? मैंने कहा ना, वो वहम भी हो सकता है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। करण, देख अपने आप को, तेरी तबीयत कैसे बिगड़ती जा रही है, कैसा दिखने लगा है, सुख कर कांटा हो चुका है। मुझे लगता है किसी ने तुझ पर जादू टोना किया है। हमें किसी तांत्रिक या इन सब की जानकारी रखने वाले के पास जाना चाहिए। वो हमें कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे ही। राज गुस्से से तिलमिला उठा। देख, मैं इन सब भूत प्रेत पर, जादू टोने पर विश्वास नहीं करता हूं। आज कह दिया मुझसे, ये सब बेतुकी की बातें आज के बाद मत करना। राज गुस्से से चला गया वहां से, करण की कोई बात ना सुनते हुए। करण आवाज लगाते हुए, राज मेरी बात सुन। राज के जाने के बाद करण मन में सोचने लगा, क्योंकि वो राज्य की बहुत फिक्र करता है और नहीं चाहता है उसके दोस्त को कुछ भी हो। वो तय करता है कि वो कल ही अपने पिता को शहर से यहां बुलाएगा और उनको ये सारी बातें बताएगा। करण के पिता एक ज्योतिष थे। उनको इन सब भूत प्रेतों की बहुत अच्छी जानकारी थी। राज गुस्से में बाहर बालकनी में खड़े होकर, पता नहीं कैसा दोस्त है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, यहां के लोग ही पागल हैं। मैं कांटे की तरह सुख रहा होता तो सबको नजर आता, और सबसे पहले तो अनामिका ही मुझे टोकती। वो भी तो मुझे यहां कर ही मिली है, तब से रोज सुबह देख रही है, मुझसे मिलती है। रात गुजर गई। सुबह 3:30 पर राज और अनामिका मिले। अनामिका, राज बाबू आज क्या हुआ? इतने मुरझाए से हो, रात नींद नहीं आई क्या? राज, हाँ नहीं आई। अनामिका, क्यों मेरे ख्यालों में खोए हुए थे, तभी रात भर सो नहीं पाए? राज परेशानी में, नहीं ऐसी बात नहीं है। अनामिका रोते हुए, बताइए ना क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई क्या, मुझसे नाराज हो? राज प्यार से उसे गले लगाते हुए, अरे यही तो बात है, तुम गांव की गोरियों की। अरे बाबा, तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, तुमसे भला कोई नाराज हो सकता है, तुमसे तो बस प्यार हो सकता है। ऐसा कहकर अनामिका को चुप कराकर गले से लगा लेता है। अनामिका भी उसकी बाहों में छिप जाती है। दोनों पुल के किनारे एक झोपड़ी है, वहां हमेशा से मिला करते और एक दूसरे को अपने प्यार से पूरा करते हैं। दो जिस्म एक जान। अनामिका भी खुद को, अपने तन मन को राज को सौंप चुकी है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। जब से राज यहां आया तभी से, और पहली नजर में ही अनामिका को अपना दिल दे बैठा था, और उसे आए 2 महीने बीत चुके थे, पर तब भी राज अनामिका के बारे में कुछ नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वो इसी गांव में रहती है। इधर करण ने अपने पिता को सारी बात बताई फोन पर, और उनसे आज के आज आने की जिद करने लगा, जिस पर पिताजी आने को तैयार हुए। पिताजी की नजर राज पर पड़ते ही वो जान गए, कुछ गड़बड़ है। राज, हेलो अंकल जी, कैसे है? राज को लगा पिताजी नॉर्मल ही अपने बेटे करण से मिलने आए, उसका हाल चाल जानने। करण के पिता, हाँ बेटा कैसे हो, स्वास्थ्य तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम पहले से काफी दुबले और कमजोर लग रहे हो, खाते पीते नहीं क्या? राज, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी कमजोरी है, स्ट्रेस की वजह से। करण के पिता राज को देखकर सारी बात समझ चुके थे। करण के पिता, तुम कुछ छिपा रहे हो, मैं तुम्हें देखकर तुम्हारे अतीत और वर्तमान में क्या चल रहा है देख चुका हूं। करण के पिता एक ज्योतिष हैं, उनका नाम शरद शास्त्री है। राज कुछ समझ नहीं पा रहा था कि शरद अंकल ऐसा क्यों कह रहे थे। राज, मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझसे क्या जानना चाह रहे हैं और किस बारे में? शरद अंकल, तुम्हारी ये हालत किसी बीमारी के वजह से नहीं है, उसके पीछे कोई और कारण है। करण ने मुझे सब बता दिया है। राज हंसते हुए,
ओह, तो आप भी इस बेवकूफ की बातों में आ गए। इसकी कोई बात सच नहीं है। वो सब मेरा वहम था। भूत प्रेत नहीं होते हैं। करण, यार तू समझता क्यों नहीं है जो हुआ वो तू बाबा से शेयर कर सकता है, वो समझेगे तुझे। राज, चुप कर जा। अब ऐसा कुछ नहीं है। शरद अंकल, देखो बेटे, मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ा है। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पास हर वक्त एक बुरा साया चलता है, और जिससे तुम मिलने जाते हो रोज सुबह, जिस पर तुम सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, वो तुम्हें धोखा दे रही है। राज को शरद की बात का आश्चर्य तो हुआ कि उन्हें कैसे पता कि मैं किसी से मिलता हूं, पर उसने सोचा तुक्का मार लिया होगा इन्होंने। राज चिढ़कर, क्या कह रहे हैं अंकल आप? मैं आप लोगों की तरह अंधविश्वासी नहीं हूं। और आप ये क्या कह रहे हैं? मैं किसी से भी नहीं मिलता हूं। शरद अंकल, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम किससे मिलते हो और किस हद तक तुम्हारा रिश्ता है उस लड़की के साथ। राज, देखिए अंकल, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरी निजी मामलों में दखल दे। आपको कोई हक नहीं है। करण, राज, मैंने देखा है यार, तुझे एक लड़की से मिलते हुए तू झूठ क्यों बोल रहा है? राज गुस्से से, तूने मेरी जासूसी की, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। करण, तू रोज 3 बजे जाता है जबकि बाकी लड़के 4:30 बजे तक रनिंग के लिए जाते थे, तो बस वही पता करने के लिए मैंने तेरा पीछा किया था। राज चिल्लाकर, हां, मिलता हूं उससे, प्यार करता हूं उससे, शादी भी उससे ही करूंगा। शरद प्यार से राज को समझाते हुए, तुम गलती कर रहे हो, वो तुम्हें ले जाएगी अपनी दुनिया में। बहुत देर हो जाए उससे पहले राज, तुम उससे नहीं मिलोगे। उसे भूल जाओ। राज, पर क्यों? और मैं क्यों ना मिलूं? उससे क्या बुरा है? वो एक लड़की है, मुझे चाहती है बहुत। जब से मैं यहां आया हूं उसने ही मुझे खुशी दी है, प्यार दिया है। शरद अंकल, तुम समझते क्यों नहीं? क्यों अपने मौत तो न्योता दे रहे हो? एक प्रयत्नी है वो, लड़की नहीं है। उसने तुम पर वशीकरण कर रखा है। तुम्हें अमावस की रात अपनी दुनिया में ले जाएगी। राज गुस्से तिलमिलाते हुए, बस बहुत हुआ। मैं उस लड़की को पिछले 2 महीनों से जान जा रहा हूं, उससे मिलता हूं। वो कोई प्रेतनी नहीं है, वो मेरी अनामिका है, मेरी प्रेमिका है वो। और उसके बारे में मैं एक शब्द गलत नहीं सुनना चाहता। आप जो मन में आया बोले जा रहे हैं। करण, देख यार बाबा, तुझसे झूठ तो नहीं कहेंगे ना? वो ये सब अपने से बनाकर नहीं कह रहे हैं। उनकी बात में सच्चाई है। मैं जानता हूं कि तुम्हें यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। तुम इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतना जल्दी तुम उस प्रेतनी से आजाद हो पाओगे। राज, तेरे बाबा के पास क्या सबूत है कि मेरी अनामिका प्रेतनी है? कुछ भी बोल रहे हैं। शरद अंकल, ठीक है, मैं तुम्हें सबूत देता हूं। ये लो, ये रक्षा सूत्र। सुबह 3 बजे राज उठकर उसी पुल के पास अनामिका का इंतजार करने लगा। दूर जंगल से अनामिका एक दुल्हन की तरह सज धज कर, लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, बिंदी, पायल पहने छूम छूम करती आई। राज के मन में बहुत से सवाल थे और वो काफी परेशान सा था। अनामिका, क्यों राज बाबू, आज फिर देर कर दी? लगता है तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तभी तो मिलने की जल्दी नहीं रहती तुम्हें। राज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राज के मन में उथल पुथल चल रही थी कि वो अनामिका को सारी बात बता दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूं। अगर शरद अंकल ने कहा वैसा ना हुआ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अनामिका राज को गले लगाते हुए, ए बाबू, क्या हुआ, कहां खोए हुए हो? राज, नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। अनामिका राज का हाथ थामे उसे उस पुल के किनारे उसी झोपड़ी में ले आई जहां वो दोनों मिला करते थे। राज चिंता में, अनामिका, तुम मुझे प्यार करती हो ना? तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? तुमने मुझसे कभी छिपाया तो नहीं है ना? अनामिका राज को खींचते हुए, इन आंखों में तुम्हें प्यार नहीं आता क्या? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं। राज खुश हुआ और उसे सीने से लगा लिया। अनामिका, मैं आज जाहिर करना चाहती हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं।
और राज के कंधे पर दोनों हाथ डालकर उसके बहुत करीब आकर, राज, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। ठंड का मौसम और उस झोपड़ी में लकड़ियों में आग जल रही थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर रहे थे। राज पूरी तरह से बहक चुका था। राज अनामिका को गोद में उठाकर नीचे सूखी घास पर लेटा दिया और खुद अनामिका के बगल में लेट गया। अनामिका उसके बाहों में आ गई। राज ने खुद को खो दिया अनामिका में। राज मदहोशी के इस आलम में भूल चुका था कि वो उसे परखने आया है। उसे तो बस वो अपनी अनामिका ही लग रही थी। दोनों जब चरम सुख में पहुंचे, इन सब के बीच जब राज की नजर रक्षा सूत्र पर पड़ी, तब उसे होश आया और सारी बातें उसे याद आने लगी। उसने उसी वक्त जैसा शरद अंकल ने कहा था, वैसा ही उसने किया। अनामिका का ध्यान भटकाकर उसके कमर पर उस रक्षा सूत्र के धागे को बांध दिया और सब कुछ हो जाने के बाद सोने का नाटक करने लगा। सुबह 3:58 में अनामिका को लगा कि वो सो चुका है और यही सही वक्त है यहां से जाने का। वो जंगल की ओर गई। कुछ मिनट में राज उस रक्षा सूत्र की डोरी छोड़ने लगा और उस डोरी को हाथ में लिए अनामिका के पीछे जाने लगा। कुछ दूर चलते ही अनामिका गायब हो गई। राज उसे इधर उधर ढूंढना शुरू किया, पर वो नहीं मिली। राज उस रक्षा सूत्र के धागे को खींचते हुए एक जगह पर पहुंचा जहां उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। उसने देखा वो रक्षा सूत्र की डोरी जो उसने अनामिका के कमर में बांधी थी, वो नीचे जमीन के अंदर धंसी है। वो थोड़ा घबरा सा गया और उस जमीन को खोदना शुरू किया और जो मिला उसे देखने के बाद उसके होश उड़ गए। वो एक जगह डर कर सिमट कर रह गया। वहां नीचे जमीन के अंदर एक लड़की का कंकाल था और उस कंकाल के कमर में बंधी हुई थी उस रक्षा सूत्र की डोर। ये सब देखने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसे शरद अंकल की कही सारी बातें याद आने लगी और उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक प्रेतनी से प्रेम कर रहा था। उसे बहुत यकीन था कि अनामिका प्रेतनी नहीं है, पर उसका दिल धोखा खा चुका था। सुबह हो चुकी थी। शरद और करण आए वहां राज को खोजते हुए। राज करण को पकड़कर चिल्लाकर रोने लगा जैसे वो पागल सा हो चुका हो। शरद और करण ने उसे समझा बुझाकर हॉस्टल ले आए। राज नहीं कर पा रहा था उसके साथ क्या हुआ। 2-3 दिन बीत गए और राज की तबीयत इस कदर खराब हुई कि उसके शरीर में मानो खून ही ना हो। शरद अंकल ने उसे एक ताबीज उसके हाथों में बांधे थे। डॉक्टर भी अपना इलाज कर रहे थे। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार हो रहा था, पर एक रात सबके सोने के बाद राज को अचानक एक आवाज सुनाई पड़ी, राज बाबू, ओ राज बाबू, मेरे पास नहीं आओगे? राज पागल सा दौड़ता हुआ उस आवाज के पीछे जाने लगा। मैं आ रहा हूं अनामिका, तुम कहां हो? प्रेतनी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी जिससे कोई भी सिहर जाए और पायल की छन छन आवाज से वो प्रेतनी राज के पास आई। राज बाहें फैलाए खड़ा है। प्रेतनी के करीब आते ही राज ने उसका भयानक रूप पहली बार देखा। प्रेतनी के लंबे बाल, लाल आंखें, चेहरे पर कटे फटे निशान, भयानक सा चेहरा, लंबे नाखून, उसके पैर उलटे थे। ऐसा रूप देख कोई भी प्राण खो दे। प्रेतनी गुस्से से भयानक आवाज में, मैं तेरी कोई अनामिका नहीं हूं, तुझे लेने आई हूं, तेरा खून पीने आई हूं। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने भी मुझे धोखा दिया है, मेरा इस्तेमाल किया है। और उस प्रेतनी ने उसका गला दबाकर ऊपर हवा में टांग दिया। राज छटपटाते हुए, छोड़ दो मुझे। राज के आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे देखकर बेहोश सा हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसे होश आते ही उसने सारी बात शरद अंकल से कही और उनसे माफी भी मांगी। शरद ने अपनी ज्योतिष तंत्र विद्या का प्रयोग कर उस प्रेतनी को वहीं उस जंगल में, जिस जगह उस प्रेतनी का कंकाल था, के पास बांध दिया। अब वो उस एरिया के बाहर कदम नहीं रख पाएगी और किसी को परेशान नहीं कर पाएगी। बाद में पता चला कि बहुत साल पहले पुलिया गांव में अनामिका नाम की एक लड़की ने आत्महत्या की थी, क्योंकि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया और उससे बिना शादी किए गांव से भाग गया। अनामिका
ये चीज बर्दाश्त ना कर पाई और उसने आत्मदाह कर लिया। आत्महत्या के कारण उसकी आत्मा भटकती रही और वो प्रेतयोनि हो गई, जिसकी वजह से जब तक उसकी जीवन की आयु रही होगी वो तब तक प्रेत योनि में रहकर उस आयु को पूरा करेगी। और राज वहां रोज सुबह 3 बजे, जब वो सबसे शक्तिशाली होते हैं, उनके समय में वहां उस पेड़ से गुजरता था जहां उस प्रेतनी की लाश थी। इसलिए उसने राज को अपना निशाना बनाया। राज कुछ महीनों तक डिप्रेशन में रहा। उस हादसे को भूलने में उसे काफी समय लगा और उसने इस हादसे के बाद पुलिया गांव छोड़ दिया, शहर लौट आया। आज इस हादसे को 8 साल गुजर चुके हैं। राज आर्मी का जवान बन चुका है, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकने की चाह लिए। अब उसका प्रेम अपने देश के लिए है। राज की शादी हो चुकी है, वो अपने परिवार के साथ काफी खुश है, पर आज भी वो उस गांव और उस हादसे के बारे में सोचकर सहम सा जाता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब